नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर में एन बीरेन सिंह ने दिया मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। जातीय हिंसा ना रोक पाने के चलते विपक्ष के निशाने पर थे एन बीरेन सिंह। राज्य में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। अमेरिका करेगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में फुल मेंबर्स बनने की कोशिशों का समर्थन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मकसद है ऊर्जा सुरक्षा और सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना। फुल मेंबर बनने से भारत को होंगे कई फायदे। और चर्चा में ग्रीन गोल्ड। गोदावरी घाटी के एरिया में बांस की एक खास प्रजाति कोंडा वेदरू को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड। कोंडा वेदरू में है पोषक गुण और बड़े आर्थिक लाभ। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए विस्तार से शुरू करते हैं। मणिपुर में एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राय है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। अब इसलिए संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं घोषणा करती हूं कि मैं भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उनके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेती हूं। ऐसे में आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है राष्ट्रपति शासन। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। वहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर पड़ने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद इसे लागू कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है और राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन वाले प्रस्ताव पर 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में इसकी सीमा और अधिक हो सकती है। हालांकि एक बार में इसे केवल 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है। देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1951 में किया था। इसे पंजाब में लगाया गया था, जिसे करीब 1 साल तक जारी रखा गया था। आगे एक प्रधानमंत्री और हुई जिन्होंने अनुच्छेद 356 का 50 बार इस्तेमाल किया और वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। उन्होंने अपने कार्यकाल में विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की सरकारों को इस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके गिरा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर में अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ केंद्र ने राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया, तो इसका एक लाइन में जवाब है सरकार गिरने का डर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पहले विधानसभा में मौजूदा सदस्यों के गणित को समझना होगा। देखिए, साल 2022 में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। 60 विधानसभा सीटों वाले राज्य की विधानसभा में बीजेपी ने 32, कांग्रेस ने 5 और अन्य ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की। नतीजों के करीब 5 महीने बाद जनता दल यूनाइटेड के जीते हुए 6 में से 5 विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद मणिपुर में बीजेपी के पास अपने 37 विधायक हो गए और 11 विधायक सहयोगी दल के हैं, मतलब पूर्ण बहुमत है। मणिपुर में अगला विधानसभा चुनाव साल 2027 में है, यानी अभी सरकार चलाने के लिए बीजेपी के पास राज्य में तकरीबन 3 साल शेष बचे हैं। चूंकि हम ये जानते हैं कि मई 2023 से राज्य में जातीय संघर्ष चल रहा है, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा की वजह से मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के 60,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित भी होना पड़ा है। ज्यादातर लोग इसके लिए बीरेन सिंह की सरकार को दोषी ठहराते हैं। मणिपुर के अंदर ही बीरेन सिंह को लेकर बीजेपी की लीडरशिप बटी हुई है। पार्टी के अंदर बीरेन सिंह को लेकर प्रो और एंटी गुट बन गए थे। कुकी लोग बीरेन और उनके लोगों को नहीं चाहते थे, वहीं मैतेई किसी कुकी नेतृत्व को नहीं देखना
देखना चाहते थे। बीजेपी के भी कई कुकी विधायक चुनकर आए हैं। ये विधायक केंद्रीय नेतृत्व में लगातार शिकायत कर रहे थे। उधर 10 फरवरी से राज्य में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। इसमें विपक्ष वीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे में बीजेपी को डर था कि फ्लोर टेस्ट के दौरान उनके नाराज विधायक पार्टी व्हिप की अवहेलना करके वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वोट कर सकते हैं। केंद्र अपनी सरकार होते हुए ऐसा होना पार्टी के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता था। ऐसे में पार्टी ने 9 फरवरी को ही वीरेंद्र सिंह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मांग लिया। अब 10 फरवरी से मणिपुर विधानसभा का जो सत्र शुरू होना था उस पर भी संकट मंडराने लगा। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती किसी ऐसे नेता को चुनने की थी जो राज्य में सभी पक्षों को संभाल पाए, लेकिन किसी एक नेता पर सहमति नहीं बन पाई। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ था और अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन नई सरकार नहीं बन पाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका। संविधान के अनुच्छेद 174 के भाग 1 के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता है। ऐसे में राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई और बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को खुद ही अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद यह पहला अवसर है जब उन्हें अपने ही शासन वाले राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। मणिपुर देश में उन राज्यों में से है जहां राष्ट्रपति शासन की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। यह 11वीं बार है जब राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। पहली बार 12 जनवरी से 19 मार्च 1967 तक 66 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। सबसे लंबी अवधि के लिए 17 अक्टूबर सन 1969 से 22 मार्च सन 1972 तक 2 साल और 157 दिनों तक के लिए लगाया गया था और सबसे आखिरी मामला 2 जून 2001 से 6 मार्च 2002 तक 277 दिनों का था। मणिपुर में रिशांग कीशिंग अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। ये कांग्रेस पार्टी से थे। कांग्रेस के ही ओकाराम इबोबी सिंह पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3 कार्यकाल पूरे किए। अब देखना दिलचस्प होगा कि मणिपुर की राजनीति कैसे आगे किस प्रकार से करवट लेगी। हाल ही में अमेरिका से भारत के लिए कई अच्छी खबरें सामने आई हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। बैठक में एक खास घोषणा की है। घोषणा यह थी कि अमेरिका भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में फुल मेंबर बनने की कोशिशों का समर्थन करेगा। चलिए समझते हैं कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA 1974 में बनी थी। IEA का मुख्यालय पेरिस यानी कि फ्रांस में है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मकसद है ऊर्जा सुरक्षा और सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना। और आसान भाषा में समझें तो यह एजेंसी ऊर्जा संकट के समय देशों को मदद देती है, ऊर्जा के सही उपयोग के लिए मार्गदर्शन करती है और रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में रिसर्च को प्रमोट करती है। IEA देशों को यह भरोसा दिलाती है कि इनकी एनर्जी सप्लाई हमेशा बनी रहे, खासकर संकट के समय। अब मान लीजिए अगर किसी देश की तेल की सप्लाई रुकी हो तो IEA उस देश की मदद करेगी ताकि वह दूसरी जगह से तेल लाकर अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा IEA के सदस्य देशों के बीच सहयोग जबरदस्त लेवल का होता है। वे एक दूसरे को मदद करते हैं और साथ में नई तकनीकों और विचारों का भी साझा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जापान ने किसी नई एनर्जी टेक्नोलॉजी का विकास किया तो IEA के बाकी सदस्य देश उसे सीख सकते हैं और अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। अब देखिए, पूर्ण सदस्य बनना वैसे ही है जैसे कि आप ऐप की प्रीमियम मेंबरशिप लेते हैं। प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद आप उस ऐप के सभी फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं। वैसे ही कोई देश IEA का जब फुल मेंबर बन जाता है तो उसे ऊर्जा तकनीकी के बारे में बहुत सी नई जानकारी मिलती है। मान लीजिए भारत IEA का फुल मेंबर बनता है तो भारत को उन तकनीकों पर भी पहुंच होगी जिससे सौर ऊर्जा का और भी दक्षतापूर्वक बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से IEA का फुल मेंबर बनने पर देश को न केवल ऊर्जा के मामले में मदद मिलती है बल्कि वे आपसी सहयोग और सुरक्षा भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए अमेरिका का भारत की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में फुल मेंबर बनने की कोशिशों का समर्थन करना भारत के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या आप ग्रीन गोल्ड के बारे में जानते हैं? जब आप गोदावरी नदी के घाटी के एरिया में जाएंगे तो यहां आपको ढेर सारे खेत, जंगल और पहाड़ मिलेंगे। गोदावरी घाटी एरिया में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा का हिस्सा आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के भी कुछ छोटे हिस्से इसमें कवर होते हैं। ये एरिया बहुत उपजाऊ है। ये चावल, गन्ना, दाल, टीक और साल के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन ये एक और चीज के लिए फेमस है, वो है बांस। दरअसल इस एरिया में बांस की एक खास प्रजाति पाई जाती है जो मानसून के दौरान गोदावरी घाटी के जंगलों में विशेष रूप से उगती हैं।
बांस की इस प्रजाति को कोंडा वेदरू कहा जाता है। तकनीकी तौर पर कोंडा वेदरू को डेंड्रोकेलेमस स्ट्रिक्स कहते हैं। यही कहलाता है ग्रीन गोल्ड। गोदावरी घाटी में ही रहने वाली कोंडा रेड्डी जनजाति को यहां ग्रीन गोल्ड का रक्षक कहा जाता है। कोंडा रेड्डी जनजाति आंध्र प्रदेश की गोदावरी घाटी में स्थित एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। दरअसल कोंडा रेड्डी जनजातीय कोंडा वेदरू के बैम्बू शूट्स को अपने भोजन और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा मानती हैं। बैम्बू शूट्स का मतलब बांस की कोपलों या बांस के नए अंकुर होते हैं। ये बांस के पौधों के नर्म, छोटे और नए नवेले भाग होते हैं जो जमीन से निकलते हैं। आइए अब समझते हैं कि इसको ग्रीन गोल्ड क्यों कहा जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि कोंडा वेदरू की एक अच्छी खासी पोषण वैल्यू है, जिसमें अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। यहां तक कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद ने 2017 में कोंडा वेदरू को वेजिटेबल फूड कैटेगरी में ईडेबल के रूप में लिस्टेड किया है। दूसरी बात यह है कि कोंडा वेदरू से आर्थिक लाभ की संभावनाएं बढ़ी हैं। जैसे इन बांस के डंडों का उपयोग तंबाकू की खेती में किया जा रहा है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इसके पोषक गुणों की वजह से चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टिंग मदर्स के लिए इस बांस से बने कई एडेबल आइटम्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है। इस खबर से जुड़े एक सवाल पर गौर कीजिए जो कि सिविल सेवा परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। भारत ने विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स यानी पीवीटीजीएस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीएस देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और चौथा, पीवीटीजीज की सूची में इरूलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल हो गई हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? या हैं 1, 2, 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 या फिर 1, 3 और 4? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी तीसरा कथन सही है, क्योंकि देश में कुल पीवीटीजीज की संख्या 75 है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका में हैं। वहां उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और रक्षा के साथ साथ अप्रवासियों के मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें सबसे अहम व्यापार समझौता है जिसके तहत दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना कर $500 अरब तक पहुंचने का टारगेट सेट किया है। दोनों देशों ने इस साल के अंत तक पहले चरण के व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति भी जताई है। इस समझौते के तहत भारत अब अमेरिका से और अधिक तेल और गैस खरीदेगा और अमेरिका को भारत के लिए तेल और गैस के प्रमुख सप्लायर के रूप में पुनर्स्थापित करेगा। अमेरिका का टारगेट भारत का टॉप सप्लायर बनना है, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम होगा। वर्तमान में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और अमेरिका के बीच कुल व्यापार $130 अरब का है, जिसमें अमेरिका का व्यापार घाटा $45 अरब का है। दोनों नेताओं ने पारस्परिक व्यापार बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई और टीमों को एक निष्पक्ष व लाभकारी व्यापार समझौते पर काम करने का निर्देश दे दिया। इसके तहत बाजार में पहुंच आसान बनाने, टैरिफ कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए तमाम मुद्दों पर काम किया जाएगा। इसी समझौते के तहत अमेरिका भारत को अपनी सैन्य बिक्री में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी करेगा और भारत को F-35 लड़ाकू विमान देगा। बदले में भारत अपने कानूनों में सुधार करके अमेरिकी परमाणु तकनीकी को भारतीय बाजार में प्रवेश कराएगा। इससे लाखों भारतीयों को सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी। इसके अलावा एक करार हुआ है कि अमेरिकी प्रशासन ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना के प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। वहीं अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति पर बात करते हुए कहा गया है कि इसरो और नासा के बीच आपसी सहयोग से विकसित निसार उपग्रह को जल्द ही एक भारतीय लॉन्च व्हीकल के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने लिथियम और दुर्लभ रणनीतिक खनिजों के लिए पुनर्प्राप्ति और प्रसंस्करण पहल शुरू करने का भी फैसला किया है। इस समझौते के तहत अमेरिका का ध्यान अहम खनिजों, उन्नत प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने पर है। आइए अब नजर डालते हैं आज के टर्म ऑफ द डे पर। आज का टर्म ऑफ द डे है 1, 2, 3 एग्रीमेंट।
123 एग्रीमेंट को भारत अमेरिका 123 एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यह एक ऐतिहासिक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जो 2005 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट का नाम 123 इसलिए पड़ा क्योंकि यह अमेरिकी न्यूक्लियर लॉ के सेक्शन 123 के तहत हुआ था। सेक्शन 123 विदेशी देशों के साथ अमेरिका का सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन निर्धारित करता है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक देश दूसरे देश के साथ न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए हाथ मिलाता है, हथियार बनाने के लिए नहीं। ऐसे एग्रीमेंट में देश के बीच न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूल और तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जाता है ताकि वे अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकें। आइए नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। भारत के प्रधानमंत्री ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को ढोकरा कलाकृति भेंट की जो भारत की समृद्ध हस्तकला को दर्शाती है। पीएम मोदी द्वारा मैक्रों को उपहार में दी गई 2 ढोकरा कलाकृतियां सोने की धातुओं से बनी और पत्थरों से जड़ी हुई हैं जो सरोद और तबला बजाते हुए संगीतकारों को दिखाती हैं। ढोकरा 4000 साल पुरानी धातु ढलाई कला है जिसमें मोम के सांचे से पीतल, तांबे की मूर्तियां बनती हैं। इस कला के लिए सटीक और जटिल शिल्प कौशल की आवश्यकता होती है और संरचनाएं आमतौर पर पीतल, निकेल और जस्ता जैसी धातुओं से बनाई जाती हैं। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आदि में प्रचलित है। बस्तर ढोकरा कला को 2008 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। वहीं आदिलाबाद ढोकरा कला को 2018 में जीआई टैग मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार वैश्विक वित्तीय बाजारों को प्रभावित कर सकने वाले टोबिन टैक्स पर विचार कर रही है। यह टैक्स विदेशी मुद्रा लेन देन पर लगाया जाता है जिसका मकसद अल्पकालिक सट्टेबाजी को रोकना है। यह कर 0.1% से 0.5% की रेट से लगने वाला छोटा सा शुल्क है जो करेंसी कन्वर्जन यानी मुद्रा विनिमय पर लगता है। इसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव कम करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन ने 1972 में इसे प्रस्तावित किया था। यह विचार ब्रेटन वुड्स प्रणाली के टूटने के बाद मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए था। टोबिन का कहना था कि यह टैक्स सट्टेबाजी की गति को धीमा करके बाजार को स्थिर करेगा। नई दिल्ली में यूनानी चिकित्सा पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किया है। इस सम्मेलन की थीम एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार रखी गई है। इस सम्मेलन यूनानी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञों, उद्योगों, शिक्षा और शोध संस्थानों ने भाग लिया। बता दें कि हकीम अजमल खां भारत में यूनानी चिकित्सा के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। उन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए 11 फरवरी को यूनानी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2016 से उनकी जयंती पर मनाया जा रहा है। मिशन अमृत सरोवर ने जल संकट से निपटने के लिए उल्लेखनीय प्रगति की है। यह मिशन अप्रैल 2022 में शुरू हुआ था। इस मिशन के तहत जनवरी 2025 तक 68,000 से अधिक तालाबों का निर्माण या जीर्णोद्धार किया गया है जो राष्ट्रीय लक्ष्य 50,000 से भी अधिक है। ये सरोवर भूजल और सतही जल की आवश्यकता बढ़ाकर टिकाऊ जल स्रोत सुनिश्चित कर रहे हैं। यह पहल सरकार की जल संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाती है, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय समुदायों के कल्याण पर भी ध्यान देती है। अगले चरण में जन भागीदारी के माध्यम से जल उपलब्धता बढ़ाने, जलवायु अनुकूलन को मजबूत करने और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। इसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग अनुदान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी परियोजनाओं के साथ जोड़कर लागू किया जा रहा है। भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम को उन्नत कर रहा है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का विकास अंतिम चरण में है और इसका उत्पादन 2027-28 को शुरू हो सकता है। यह मिसाइल हल्की, छोटी और अधिक कुशल होगी, लेकिन इसकी क्षमता पुराने मॉडल जैसी ही रहेगी। ब्रह्मोस एनजी की रेंज 290 किलोमीटर होगी जिसे 450 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है और यह सुखोई 30 MKI जैसे विमान और हल्के लड़ाकू विमान तेजस पर फिट हो सकती है। यह मिसाइल 3.5 मैक की गति से उड़ सकती है और इसमें बेहतर रडार तकनीकी होगी। फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने इस मिसाइल में रुचि दिखाई है। ब्रह्मोस की आपूर्ति फिलीपींस को हो चुकी है और इंडोनेशिया से भी बातचीत अंतिम चरण में है। एस्टेरॉइड 2024 YR4 के 2032 में पृथ्वी से टकराने की 2.1% संभावना है, जबकि 97.9% संभावना है कि यह सुरक्षित रूप से गुजर जाएगा। अगर टक्कर होती है तो यह 22 दिसंबर 2032 को हो सकती है। एस्टेरॉइड 2024 YR4 का पता नासा के
चिल स्थित एस्टेरॉइड एस्टेरियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम ने 2024 के अंत में लगाया था। वैज्ञानिकों ने इसके संभावित टकराव स्थल का अनुमान लगाया है, जो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण एशिया, अरब सागर और अफ्रीका के लिए खतरा बन सकता है। खासकर वेनेजुएला, इंडिया, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे देश इसके जोखिम क्षेत्र में आते हैं। फिलहाल यह सिर्फ अनुमान है। वैज्ञानिक जेम्स वेब टेलीस्कोप का उपयोग कर इसके प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर बढ़ने वाले प्रश्नों पर। ढोकरा आर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढोकरा आर्ट में सागवान की लकड़ी से बनी कलाकृतियां बनाई जाती हैं। बस्तर ढोकरा आर्ट को 2008 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें में से कोई नहीं। कोंडा वेदरू का संबंध है जनजातियों में विवाह की एक प्रथा से, असम के घने जंगलों में मिलने वाली एक बंदर की प्रजाति से, पश्चिमी हिमालय में मिलने वाली एक औषधीय पौधे से, गोदावरी घाटी के जंगलों में पाए जाने वाली बांस की एक खास प्रजाति से। अब आइए नजर डालते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और जानते हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, हाल ही में दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर रेईमेई लॉन्च किया गया। ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान, यूएसए, चीन या फिर भारत? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी जापान। अगला प्रश्न था, धरसना सत्याग्रह का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन या फिर रॉलेट सत्याग्रह? इसका सही जवाब है विकल्प बी यानी नमक सत्याग्रह। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी कल हफ्ते भर की न्यूज कंपाइलेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।